नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो। बिलीव करते हो या ना करते हो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। तो उन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है चैताली जी। बहुत बहुत स्वागत है चैताली जी आपका स्टूडियो में, रेडियो अड्डा के लिए। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले जैसे कि सबसे यही सवाल पूछा जाता है कि इस फील्ड में, न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में आने का आप था या फिर रैंडम आपको आया, इंटरेस्ट आया? It was random. It was all of a sudden. I had no dreams about coming into this. So I entered this profession when after a certain age, after say 40 years, ओके। and it was all of a sudden. I had no knowledge about it. और मेरे को पहले से विश्वास तो था थोड़ा बहुत अपने आप पे, कहीं अटके तो कहीं किसी को पूछ लिया या किसी से जान लिया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। बोलते हैं ना, कभी इंट्यूशन हो जाता था तो मैं बोल देती थी, लेकिन जब भी नॉलेज नहीं होता है हमें, हम बोलते हैं जिस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं होता है तभी अपने को समझ में नहीं आता है। And it so happened there was a moment in my life that I was on bed rest for some time due to some issues, and then अभी पढ़े पढ़े क्या कर सकते हैं, तो एक मोडालिटी ट्राई किया, उसके बाद दूसरा ट्राई किया, उसके बाद तीसरा ट्राई किया, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग टू दिस, एंड इतना इंटरेस्ट आया दैट डाउन द लाइन आई एम हियर सिटिंग विथ यू। क्या बात है, सुपर्ब। ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी लोग करते हैं, तो शायद आपका कभी ऐसा रहा हो। मैनिफेस्टेशन तो मेरे को बोला ना तो मैं 3 महीने से मैनिफेस्टेशन जो हम बोलते हैं, जो आजकल बहुत ही चल रहा है, हाँ। मुझे 3 महीने से पता चला था। अच्छा। बट जब से पता चला, यस आई हैव मैनिफेस्टेड सर्टन थिंग्स एंड आई कैन गिव यू अ थम्स अप ऑन दैट यस, मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क्स। क्या बात है। अच्छा, ये प्रोनोलॉजी क्या है? क्या किसी के नाम के अल्फ़ाबेट्स उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं? प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी साथ साथ में जाते हैं। अभी हम अगर समथिंग न्यू टुडे आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन वी आर बॉर्न, जब भी हमारा जन्म होता है वो हमारे पेरेंट्स के कर्मा होते हैं। हम बोलते हैं कि अगर आपके कर्मा अच्छा होता है तो आपके घर में लड़की पैदा होती है, आपके घर में लड़का पैदा होता है। तो बच्चे का कर्मा नहीं होता है, वो पेरेंट्स का कर्मा होता है। ओके। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक पेरेंट्स का कर्मा उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है। मतलब अगर बेटा है तो मम्मी का कर्मा बेटे को अफेक्ट करता है और पापा का कर्मा बेटी को अफेक्ट करता है। सो इट इज़ 18 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ अफेक्टेड बाय द पेरेंट्स कर्मा। 18 ईयर्स के बाद बच्चे का कर्मा स्टार्ट होता है। ओके। अभी हम बोलते हैं नेम न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी, जो आपने पूछा वो प्रोनोलॉजी, अब वो साउंड वाइब्रेशंस होता है। अपना डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स गॉड गिवन एंड वी कैन नॉट प्ले विद दैट। तो अभी बचा क्या, अपना नाम। तो अपने साउंड वाइब्रेशंस को हम कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या वो वाइब्रेशंस में हम कितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो लाइफ है या हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। सो यस, न्यूमरोलॉजी अगर द पर्सन अपने ग्रिड को जानता है या किसी से मेरे से पढ़वाता है फॉर इंस्टेंस, तो हम उसको पूरा स्टडी करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि भाई आपके ग्रिड में ये नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आपके नाम में ये प्रॉब्लम्स, अगर आप 1 या 2 साउंड वाइब्रेशंस चेंज कर लेते हो, अगर आपको पूरा नाम चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि कोई नाम भी परफेक्ट नहीं होता। तो 1 or 2 sounds here and there, making it positive, ओके। will help you a lot to succeed. तो जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स ने या बहुत सारे बिजनेस मैन ने अपने नाम चेंज किए हैं, अल्फ़ाबेट्स चेंज किए हैं, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं?
अभी हम सबके जानते हैं कि अजय देवगन ने अपने सरनेम से ए हटा दिया है, एंड आई थिंक सो फ्रॉम हिज फिल्म राजू चाचा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आफ्टर दैट ही हैज सक्सीडेड इन ऑल हिज वर्क. Today, given an example of Shah Rukh Khan, he has recently been called only as SRK, not his full name Shah Rukh Khan. Yes. उनको सब SRK ही बुलाते हैं, if you have noticed. Yes, yes. क्योंकि उनके नाम में H के वाइब्रेशन ज़्यादा हैं. H के वाइब्रेशन ज़्यादा होने से आपको बैक इश्यूज आ जाते हैं, एंड एवरीबडी नोज दैट ही हैज़ ऑलरेडी फेस्ड बैक इश्यूज. ऋतिक रोशन में H के वाइब्रेशन ज़्यादा हैं, उनको स्पाइनल इंजरी है या स्पाइनल प्रॉब्लम है. So there are people who have changed their names to, you know, either to not face those problems or face it in a better way. See, जो हमारे कर्म में लिखा है, जो हमारे नसीब में लिखा है, वो तो होगा ही होगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं. ग्रेट, सुपर. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग क्या है और ये किस तरह से हमारी हेल्प करती है? ये ट्यूनिंग फॉर्क हीलिंग, जो फ्रीक्वेंसी हीलिंग है, उसका नाम ट्यूनिंग फॉर्क है. तो ये एक्चुअली बहुत साल पहले जब भी एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी हीलिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर मेडिसिन. बहुत सालों पहले, लेकिन किसी ने अभी ध्यान नहीं दिया है. अभी आप जानो कि हम अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर अपना एंटीना नहीं चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है. रेडियो का स्टेशन अगर फ्रीक्वेंट, हमको जो अपना पसंदीदा चैनल नहीं है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं. इट इज़ द सेम थिंग. हमारा बॉडी एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है. एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. अगर वो फ्रीक्वेंसी और हार्मनी, क्योंकि अपना बॉडी 70% वाटर है, तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी में बाहर से अगर कोई बीमारी आती है तो वो पहले अपने आउटर ऑरा में आती है. धीरे धीरे इट कम्स टू द इनर ऑरा. वो आते आते कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है. तो अपने पानी में कैसे वो किधर अपने को, यू नो, वी आर स्टक समवेयर, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है टू मूव दैट. तो इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट. अगर मेरे को यहाँ पे ब्लॉकेज है तो मैंने वो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लगाया तो मेरी यहाँ की ब्लॉकेजेस निकल गई. तो यहाँ ये एरिया के जो भी पेन है वो रिलीज हो जाता है. So there are different type of fogs. I have about 10 different sets from human organs, from meridians, from chakra balancing, spine and cervical. I have cancer fogs. So a lot of diseases we say are cured from this. And ऐसा नहीं छोटा मोटा होता है तो वो तुरंत रिलीज भी हो जाता है, लेकिन सर्दी खांसी बुखार या कोई अपना पेट का इश्यू हो गया या अपने को छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पेन हुआ वहाँ पेन हुआ, तो वो तो 2 या 3 सेशन में, मैं तो बोलती हूँ 1 सेशन में भी हो जाता है. लेकिन जो लंबा प्रॉब्लम होता है जैसे थायराइड, बीपी, डायबिटीज़, उसको रूट से निकालने को टाइम जाता है, लेकिन फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है. ग्रेट. तो क्या नंबर्स, अगर हम नंबर्स की बात करें, कलर और उसका ड्रेसिंग पे भी मैटर करता है नंबर्स पे? जैसे कि 1 to 9 की अगर हम बात करें तो इनके लिए कौन कौन से कलर्स हैं जो इनके लिए सूटेबल रहेंगे? कलर्स पे डेफिनेटली जोर देते हैं. जैसे संडे को आप येलो, संडे को आप ऑरेंज पहन लीजिए, या सन कलर्स पहन लीजिए. ऑरेंज है, रेडिश है, ऐसे. मंडे को आप वाइट पहन लीजिए बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मून. वेडनेसडे ग्रीन पहन लीजिए. थर्सडे को येलो पहन लीजिए. लक्ष्मी जी का कोई भी कलर फ्राइडे को पहन लीजिए. सैटरडे को ब्लैक पहन लीजिए, लेकिन ब्लैक अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो शनि देवता का कलर है. अच्छा, आज तो मैंने ब्लैक ही पहना है. आज थर्सडे है. हाँ, थर्सडे तब चलेगा. सो बोलते हैं कि इट मैटर्स, बट इट ऑल्सो विल बी affect you if those numbers are not there in your grid. तो अगर आपको कोई काम करना है तो आप बोलो कि भाई आपके लिए ये कलर अच्छा है, आपके लिए वो कलर अच्छा है, आपके लिए ये नंबर अच्छा है, लेकिन आपका ग्रिड पढ़ने के बाद ही आप वो कलर्स के बारे में सोचो. अच्छा.
बिकॉज नहीं तो आज तो बोलते हैं आपके लिए आप ये कलर्स पहन लो, मंडे को ये कलर पहन लो, ट्यूसडे को आप ये कलर भी पहन सकते हो. तो इट इज जेनरिक रीडिंग, बट व्हाट इज अफेक्टिंग यू इज योर स्पेसिफिक कलर. ओके. So I feel doing a specific color coordination is better than a generic reading. ओके. जैसे हम लोग नवरात्रि में 9 दिन के 9 कलर्स रहते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज माता जी के 9 कलर्स रहते हैं इसके लिए. But generally, as a common people, when you are going for an important meeting or an important event, so those colors which are very good for you, you should wear them and go. ओके. So it gives you more benefits. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोग अपने ग्लो को बढ़ाने के लिए फेशियल करवाते हैं और सैलून में जाते हैं, और आप इसको फेशियल हीलिंग के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू करते हैं. ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग से हम जो फेशियल करते हैं वो नॉर्मल फेशियल से बहुत डिफरेंट है. अच्छा. तो इसमें मसाज नहीं होता, इसमें हम लोग पैक्स नहीं लगाते, इसमें हम स्टीम नहीं देते. ये होता है कि वी बैंग इट ऑन द रबर एंड वो वाइब्रेशन से वी मूव इट ऑन आवर स्किन. अच्छा. तो अपने स्किन में जो 7 लेयर्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए, जो ऊपर तक जो अपने को ग्लो देता है, क्योंकि वो अंदर से खराब हुआ है, तो उसको ठीक करते करते हम वो ग्लो आता है. लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी फेशियल होता है इट गोज फॉर अबाउट 45 मिनट्स. ओके. एंड इन दैट 45 मिनट्स आई गिव यू द ग्लो, आई गिव यू the tightness, I give you the glow, वो wrinkles fadeness हो जाते हैं, जो अपने pigmentations अभी बहुत सारे, because many ladies in their 40s 45 come to us, you know, saying कि मेरे को बहुत pigmentations हो गए because we are menopausing and हमको after menopause, after 40-45 the skin changes. आजकल छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि हमको डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं बिकॉज लेट नाइट्स, एंग्जाइटी, तो उसमें तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं. And then you have skin. Skin के results are amazing. You know, like 3-4 sessions. I had someone who had come to me with eczema. It is stress-related disease. तो उनको 3-4 फॉक मैंने मिक्स करके उनका मैंने हीलिंग किया. तो उनका सेकंड सेशन में तो ऐसा लगा कि था या नहीं था. मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे सब रिजल्ट्स डाले हुए हैं. अच्छा. सो दैट यू नो, बिकॉज when I am proving it to people, ये कुछ भी जो मैं करती हूँ, you know, be it tarot, be it numerology, be it chronology, healing, कुछ भी, वो पहले मैं अपने आप पे, अपने फैमिली पे, उन पे ट्राई करके ही when I am confident enough कि no, I can now be publicly out, I come out. ओके. पहले एक्सपेरिमेंट घर पे किया जाता है. हाँ. क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंट है, लेकिन पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मेरे पास 3-4 होने चाहिए ना. देखो इनका स्किन पहले ऐसे था, अभी मैंने ऐसा करके दिया है. पहले 1 महीने मैंने मेरे पे किया, देन आई डिड इट ऑन समबडी एल्स, देन आई डिड इट. क्योंकि मेरे स्किन पे अगर मेरे को 4 लोग आके पूछेंगे कि भाई तेरे स्किन पे इतना फर्क कैसे लग रहा है, तो मैं बोल सकूंगी ना. सही बात है. अगर कोई बोलेगा नहीं तो मैं कैसे किसी को बता सकती हूँ. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी हीलिंग में किस तरह की म्यूजिक हम लोग सुनते हैं और किस तरह से इस पे काम करते हैं? अभी फ्रीक्वेंसी हीलिंग में देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हीलिंग दैट हैज कम अप. वन इज दिस ट्यूनिंग फॉक. मैं आपको ट्यूनिंग फॉक की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना भूल गई. ट्यूनिंग फॉक एक्चुअली स्टार्ट हुआ है इंडिया से. आप नहीं मानोगे कि जो ट्यूनिंग फॉक के जो फॉर्क्स होते हैं ना, वो एल्यूमिनियम के ऐसे लंबे वाले जो होते हैं, जो हम फिजिक्स में देखते थे, वो मार के ऐसे सुनते थे, वो इंडिया में ही बनते हैं. वो इंडिया से बन के अब्रॉड जाते हैं. वो यूएसए, यूके, इजिप्ट, यूएई में ज़्यादा यूज़ होते हैं. अच्छा. यूरोप में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो बन के यहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग हम लोग को ड्यूटी लगा के बेचते हैं. सो इट इज़ बीन मेड इन इंडिया, आई थिंक सो समवेयर इन नोएडा और उसके आगे कहीं बनता है ये. ओके. और वही चीज़ बिकॉज इंडिया में इसका नॉलेज नहीं है. दिल्ली में थोड़े बहुत जन भी करते, बॉम्बे में बहुत सारे जन ने सीखा है, लेकिन कोई प्रैक्टिस करता नहीं है. अगर सबने ये प्रैक्टिस करना चालू किया तो इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स. अरे वाह.
क्योंकि यूरोप यूके में सब तो एक फॉर्क है जो साथ में ही लेके घूमते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पेन रिलीफ फॉर्क. मेरे को यहाँ पेन आया, ठम मारा और यहाँ पे यू नो दे स्टार्ट हीलिंग. तो इंस्टेंट रिलीफ तो हो ही जाता है आपको. एंड आई नो बिकॉज आई हैव डन इट ऑन माई सेल्फ. A few months ago, my daughter was unwell. She had loose motions at night suddenly. तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे पास पड़ा है ना, नुकसान तो कुछ है नहीं. सही बात. तो मैंने उस पर ट्राई किया. तो आई थिंक सो मैंने 5 मिनट खाली एक ही फॉर्क उसके पेट पे खाली घुमाया. सो इन अबाउट से 1 hour और सो शी वॉज फाइन. जो पूरी रात हम लोग परेशान हुए थे, वो आधे घंटे में वो ठीक हो गई. उसके बाद उसको मोशंस हुए नहीं थे. सेम थिंग, उसको बुखार था विच वॉज 103 एंड आई डोंट गिव अ मेडिसिन. And I only treat her with all these. Fog's hair, then I do pranic healing. I do only healing modalities for her, for me, for my son, everyone. I don't use any medications for them. क्या ये हीलिंग किसी को अगर कोई बाहर है, जैसे कि आपके आसपास नहीं है, उसके लिए भी काम करता है? Yes. There are different modalities. Tuning fork also works excellent. ठीक है. Pranic healing works very good. So there are modalities which work at distant level. Okay. क्योंकि ऐसा नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रीट पीपल हु आर डिस्टेंटली. ऐसे बॉम्बे में ही होते हैं तो नहीं आना चाहते मेरे उधर. तो हम लोग हीलिंग करते हैं उनको, डिस्टेंट हीलिंग करते हैं बहुत. उसके भी रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं. लेकिन मैं बोलती हूँ जो अगर बॉम्बे आ सकता है, जो घर से ना, उसका इफेक्ट और प्राणिक हीलिंग का इफेक्ट आई कैन गारंटी के बहुत. लेकिन ट्यूनिंग फॉक तो जब भी आप महसूस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा. ये जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आजकल यूथ है या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंशन आजकल का यूथ ले रहा है. तो क्या हम हीलिंग से या कहें कि हम न्यूरोलॉजिस्ट से उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से हम लोग उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं. हीलिंग से यस, वी can treat their anxiety, their overthinking, their sleeplessness. Because आजकल हम बहुत सुनते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत हो गया, एंजाइटी बहुत हो गई, पढ़ने का प्रेशर बहुत हो गया. तो हम लोग जैसे साउंड हीलिंग का बात कर रहे थे, तो साउंड हीलिंग में हम साउंड बात देते हैं. तो वो खाली साउंड सुनने से उनको इतना इट इज़ सो स्ट्रेस रिलीफिंग. इतना अच्छा फील आता है कि अपना जो भी टेंशन रहता है, जो भी स्ट्रेस रहता है, या हैवीनेस इन योर हेड, हैवीनेस इन योर बॉडी, वो सब चला जाता है. तो हम लोग उसे आई हैव नेम्ड इट और एवरीबडी हैज़ नेम्ड इट साउंड बाथ. सो अगर हम लोग ऐसे ही, बिकॉज क्या होता है ना कि आपको अगर कोई भी बीमारी आती है तो 1 सेकंड में तो नहीं आती. तो आप कहीं गए, उसने कुछ बोल दिया तो आपने दिल पे लगा लिया, उसने कुछ बोला दिल पे लगा दिया, आपको ये बुरा लगा, आपको वो बुरा लगा. तो धीरे 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 करके वो इकट्ठा आते हैं ना. मैं किसी को ये समझाती हूँ कि अगर आपको कहीं यू वांट टू गो, व्हाई डू यू गो ऑन अ हॉलिडे, व्हाई डू यू गो आउट फॉर डिनर्स और फॉर पार्टीज? बिकॉज यू जस्ट वांट टू, बस मेरे को बहुत कंटाल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ. तो दिस sound bath is taken as a therapy. It is not because you have any diseases. आपको कुछ नहीं है, you want to be relaxed. Instead of going to a salon or a spa, come here, do this and see. ये एक थेरेपी है. जैसे हम स्पा थेरेपी लेते हैं, ऐसा ये एक थेरेपी है. बीमारी के हिसाब से कोई अभी आजकल कोई लेता नहीं है. कोई आता है जस्ट एज रिलैक्सेशन थेरेपी के हिसाब से आता है. अच्छा, मैंने सुना है कि अगर किसी को बेबी कंसीव करना है और बहुत टाइम से वो परेशान है, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हीलिंग इसमें हेल्प करती है? Yes, definitely healing helps, but we have to know the root cause of the problem. Okay. So then here even the numerology helps. Even their karma. Basically उनका कर्मा रहता है जिसके वजह से ये होता है. So there are different modalities. एक चीज़ के लिए होता है. लेकिन अगर उनको कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होता है कि जिससे वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, देन वी कैन नॉट. सो फर्स्ट हियर वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाई द कपल इज नॉट कंसीविंग. सो हियर वी कैन नॉट गिव यू अ गारंटी, बट येस, डेफिनेटली हीलिंग कैन हेल्प.
ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं और हीलर भी हैं, तो क्या दोनों प्रोफेशंस, ये मोडालिटीज़ अलग हैं, तो क्या कभी क्लैश हुआ है कि किससे ठीक करे इस पेशेंट को? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई वुड, अगर ऐसा कभी चांस 99.9% आता ही नहीं है, कभी 1% ऐसा कोई आ गया कि मेरे को लगता है कि भाई ये मेरे मेरे साथ टैरो में ये बहुत होता है, अच्छा। तो मैं उनको समझाती हूँ कि भाई टैरो आपको आपका प्रॉब्लम देगा, लेकिन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप न्यूमरोलॉजी करवा लो। Okay. इट इज़ नॉट बिकॉज उससे पेमेंट ज़्यादा मिल जाएगी या उससे कुछ, बट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको ये करवाओ, तो आपको एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम चलेगा। Okay. अगर तो आई विल ट्राई एंड कन्विंस दैट पर्सन कि आप ठीक है, आप डॉक्टर के पास तो जा ही रहे हो, वाई डोंट यू ट्राई एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? बिकॉज अभी अगर इंसान ऑल्टरनेटिव ओके तो वो डॉक्टर के पास जा जाके थकने वाला है। सो डॉक्टर के साथ अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी आप लेते हो तो योर हीलिंग बिकम्स फास्टर, द रिकवरी इज फास्टर। नंबर्स के आधार पे हम क्या करियर चूज करते हैं? यस, इसमें एक ऐसा है कि हम बच्चों को जब भी बोलते हैं कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स नॉट टू फोर्स देयर ओपिनियंस ऑन देयर किड्स। ओके। बिकॉज अगर आपके बच्चे में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का कोई पैशन नहीं है या कोई चाह नहीं है, तो बेचारे को आप कितना भी उसमें डालोगे वो थक के वो आधे में से छोड़ के भाग जाएगा। यू हैव सीन मैनी किड्स, अभी फिलहाल मैंने अभी कम सुनते हैं, लेकिन पहले तो उसने सुसाइड कर लिया, उसने भाग कर उसने ये छोड़ दिया, उसने पढ़ाई छोड़ दी। इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज पहले हम लोग अपनी इच्छा, हमारा फेलियर हम बच्चों पे थोपते थे। नाउ दिस इज नॉट द केस। जब भी बच्चा छोटा होता है तब से हमको उसकी पैशन, उनका लाइकिंग, हम लोग अगर उसको बराबर देखेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं कि उनको, बिकॉज एवरी डेट ऑफ बर्थ, एवरी नंबर टेल्स यू व्हाट द चाइल्ड विल हैव गुड, व्हाट द चाइल्ड विल हैव बैड। अगर उसके पैशन को आपने परखा, उसके स्किल्स को आपने डेवलप की, और वही पैशन में अगर बच्चा आगे जाता है तो वो बच्चा बहुत ही कमाल करेगा, वो गारंटी है। लेकिन आपने बोला कि नहीं, उसको अगर अग्रेशन है, उनको अगर डांस करना है, लेकिन आपने उसको डांस नहीं करने दिया, आपने उसको कुकिंग में डाल दिया, द चाइल्ड विल नॉट डू गुड इन कुकिंग, और द सेम टाइम ही विल डू वेरी गुड इन द डांस। अभी 4 नंबर वाला कोई भी इंसान लो आप, उनको डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब आप उनको कैमरा पकड़वा दो, आप उनको कोई भी चीज़ का नॉलेज दे दो, मतलब कैमरे के रिलेटेड, या छोटा से छोटा बच्चा में आपको आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में नहीं फ़ोन दे दो ना, आपको डिजिटली, अगर आपको जो समझ में नहीं आता है वो बच्चा आपको करके दे देगा 1 सेकंड में। 4 नंबर वाला? हाँ, उनको उतना होता है। 3 नंबर वाला कोई भी बच्चा ले लो, उसको कोई भी फील्ड में नॉलेज होगी, एंड ही विल ट्राई टू गेट द नॉलेज इफ ही डज नॉट हैव दैट नॉलेज। तो इट इज़ दैट वे। मुझे पता है कि मेरा बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा है, लाइक ही इज़ ना, फॉर माई सन ही इज़ द 4 नंबर, ही इज़ 13 से 4, तो ही इज़ वेरी गुड इन ऑल दिस डिजिटल। तो अगर मैं कहीं अटकी कि मेरे को फ़ोन में कुछ नहीं समझ में आता है कि भाई मेरे को इसका कैसे, मैं इंस्टाग्राम पे इसको कैसे करूँ, तो वो मेरे को 1 सेकंड में करके देगा, लेकिन वो आपको समझाएगा नहीं कि भाई ये कैसे करना है। सो इट इज़ दैट वे। किसी को आर्ट एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में आना है तो उसके लिए कौन सा नंबर सही रहेगा? 4। अगर वो लग्जरीज इंडस्ट्रीज में आना चाहता है तो 6। ओके। अगर वो अपने क्रिएटिव से आना चाहता है, क्रिएटिविटी के आधार पे आना चाहता है, तो 2, 7। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, अब लोगों को पता चल गया कि नंबर्स कितना काम करते हैं। और न्यूरोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी की क्या जगह है? कोई भी फील्ड में स्पिरिचुअलिटी, हम एक तो पहले स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस जो हम लोग बोलते हैं वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा।
रिलीजियस होता है कि हम बहुत ही भगवान में पूजा पाठ में और ऐसे हम रोज़ मंदिर जाते हैं, उसको हम रिलीजियस बोलते हैं। स्पिरिचुअल में ऐसा होता है बंदा भगवान को मानता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ मंदिर जाएगा। अगर हम दिल से किसी का अच्छा भी चाहते हैं या दिल से हम लोग किसी का कभी हमने बुरा नहीं चाहा है, हम हमेशा सच्चा बोलते हैं, तो उससे हम स्पिरिचुअल बोलते हैं। अभी आज अगर मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज आई एम अननोन टू यू, बट आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी शॉक्ड आफ्टर टेलिंग मी योर डेट ऑफ बर्थ। तो वाई बिकॉज आई एम अलाइंड विथ गॉड, मैं यूनिवर्स से अलाइंड हूँ, मैं उतना बिकॉज आई डोंट वांट टू बी बैड। अगर मैं किसी का कुछ अच्छा चाहती हूँ तो दैट इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी एंड न्यूमरोलॉजी गो हैंड इन हैंड। अच्छा, कोई जैसे बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से पैसे की तंगी से बहुत परेशान रहते हैं, उनको किस तरह का उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उपाय तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। ओके। कि भाई उनके ग्रिड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके ग्रिड में कौन से नंबर्स नहीं हैं, या कोई छोटी मोटी ऐसे रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन रेमेडीज़ कभी काम करेंगी अगर आप सच्चे हो, अगर आप अपने कंफर्ट वर्ल्ड से बाहर आना चाहते हो, तो ही आपका कर्मा बेसिकली आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, एवरीथिंग मैटर्स। रेमेडीज क्या करेगी, वो चीज़ को आपको सप्रेस कर देगी, पर मेहनत तो आपको करना है ना। आपको यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी टू कम आउट फ्रॉम दैट, टू गो अप। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो रेमेडीज तो आपको थोड़ी मदद करेगी, बाकी आपका हार्ड वर्क है। करेक्ट। और आपका कर्मा, बिकॉज इवन गॉड विल सी नो कि आपने कितना काम किया है, कि हाउ यू आर वर्किंग और हाउ स्टेबल यू आर ड्यूरिंग योर हार्ड टाइम्स। अगर हम देखा जाए सो लाइक द वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट एवरीवन गिव्स इज द अंबानी ब्रदर्स। धीरू भाई जी ने दोनों को इक्वल दिए, बराबर है। एक मुकेश जी है जो 19 से 1 है एंड मिस्टर अनिल इज 4 नंबर। मुकेश जी ने हार्ड वर्क से अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अनिल जी 4 नंबर है, इट इज़ अ नंबर ऑफ इल्यूजन्स। he has taken a lot of impulsive decisions. So because of that, where he is today, everyone knows. So it is on you how you know, how you work. If you know your grid better, if you go to someone else to know your grid better, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके स्किल्स को परखते हो, आपकी वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स को जानते हो, तो यू कैन डू वंडर्स इन योर फील्ड। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि रनिंग एज और नंबर्स, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? जैसे आपने कहा कि 6 इवेंट्स लाइफ में आते ही हैं, तो वो कैसे होता है? हम लोग 6 इवेंट्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, तो उसका जो टोटल होता है, तो अभी टू गिव यू एन एग्जांपल आई कैन से 27 मार्च 1942, तो 27 से हम लोग ने 9 ले लिया, सो 9 इज़ 1 इवेंट। सो दैट इज़ 1 इवेंट वेयर यू विल बी हैविंग कोई भी बड़ा चीज़ हुआ होगा लाइफ में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मोस्टली पॉजिटिव। देन वी टेक द टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 2 + 7 + 3 + 9, 1 + 9 + 4 + 2, उसके टोटल में जो भी आता है उसका अगर 42 आया फॉर इंस्टेंस, तो 24 and 42, दैट इज़ द 4th। एंड आपका नाम है, तो उसके फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट टोटल जो आता है, अगर फॉर इंस्टेंस 3 and 2 है, तो 32 और 23, वो दो एज होती हैं। वैसे करके आपके लाइफ में 6 इवेंट्स आते हैं, एंड इट हैज़ बीन सीन। सो जैसे एग्जांपल, I have no examples right now which I can't reveal, but yes, I have done it into 4-5
people's life, from my family, for me, for my husband, for for everybody. But yes, we have seen, and even because whenever we do something, first कौन आता है, we check it out with the famous personalities. Then we see it from our house people. It also depends upon your karma. इवेंट्स हुए होंगे, बट कितना इम्पैक्ट है वो अपने कर्मा पे डिपेंड होता है। नंबर्स की क्या एक्यूरेसी होती है? एक्यूरेसी वाइज तो आप देखा जाए तो बहुत ज़ोरदार होती है। अगर आप, मैं अभी रनिंग एज की बात करूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो एग्जांपल्स देती हूँ। पहले हम ले लेते हैं अमित जी का एग्जांपल, मिस्टर अमिताभ बच्चन का। ऑन द 11th of October 1942, okay. So when he was 40, when his running age was 40, so that is 1982, right? July 1982. सेवन से 2 हो गया, 4 and 2 आर एंटी, तो उनको तभी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ही वॉज क्रिटिकल, एज एवरीबडी नोज। तो वो कनेक्शन है कि 40 के रनिंग एज में 2 पर्सनैलिटी से, सो 4 and 2 का कॉम्बिनेशन हुआ उनकी लाइफ में तभी, तो उनको प्रॉब्लम हुआ। 4 अफेक्ट करता है अपने लोअर बॉडी पार्ट या इंटेस्टाइन के आजू बाजू के पार्ट, एंड ही वॉज सीवियरली इंजर्ड इन हिज इंटेस्टाइन। करेक्ट। So this is how we are relating. मैं दूसरा एग्जाम्पल, शी इज़ 53 से 8, ओके। उनका रनिंग एज है 44 से 8। व्हेन शी वाज डिक्लेयर्ड CM 17 से 8। सो अगर 8 जब भी देने को आता है तो वो इनफाइनाइट, बिकॉज व्हेन यू सी द 8 इट ऑल्सो गिव्स यू एन इनफाइनाइट साइन। अगर आप बीच में से काटते हो तो आपको 2 3 दिखते हैं। सो एक 3 में ओम का वाइब्रेशन आता है, 2 3 से तो डबल हो जाता है वो वाइब्रेशन, और 3 नॉलेज का भी नंबर है, तो डबल नॉलेज हो गई। और 8 देता है, लेकिन जब भी देने को आता है तभी वो छप्पड़ फाड़ के देता है। सो नंबर्स का इम्पैक्ट और एक्यूरेसी, इफ यू रीड देम प्रॉपरली, if you read the person's grid properly, it can give you amazing results and very accurate results. क्या बात है। तो मैम, लोग अक्सर मेडिसिन को एज अ क्योर या रेमेडी मान के चलते हैं, ये हमने हमेशा अपने बचपन में या इवन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा है। बट हाउ डू यू फील कि मेडिसिन एज अ क्योर देखा जाए, या उसके बियॉन्ड हम उसको स्पिरिचुअली एंड मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हम देखा जाए तो द डॉक्टर विल गिव यू अ मेडिसिन, उनके साथ वो आपको बता भी देते हैं कि भाई आपको ये प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, राइट? घर गए आपने वो मेडिसिन ली, लेकिन अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ये बाहर का नहीं खा सकते हो, बट यू गो आउट एंड ईट। तो मेडिसिन के साथ साथ आपको जो रेमेडीज़ बताई गई हैं या जो भी डॉक्टर ने कहा गया है, अगर आप वो नहीं करते हो तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। सेम वे न्यूमरोलॉजी ऑल्सो वर्क्स। अगर हम आपको बताते हैं कि भाई आपको ये करना है, अगर रिजल्ट चाहिए तो आप ये करो, अगर आप नहीं करते हो तो वो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। सही बात है। बिकॉज वी हैव मैनी पीपल हु विल से, हाँ आपने मेरे को ये आपने रिपोर्ट तो दे दिया, लेकिन मैं रेमेडीज तो नहीं कर पाऊंगी। सही बात है मैम। सो देन वी हैव टू टेल देम, देन इफ द रिजल्ट्स, इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स, प्लीज डोंट। अंधविश्वास और विश्वास को बहुत ऐसा साथ में लेके चलते हैं। सो हाउ डू यू मेक इट ड्रॉ लाइन बेसिकली, कि देखिए मेहनत अपनी जगह है और इन चीज़ों पर बिलीफ
is a new thing for everyone, but at the same time is necessary as well. I don't see it as अंधविश्वास और विश्वास. See, अगर विश्वास है तो ही इंसान न्यूमरोलॉजिस्ट के बिल्कुल. पास या पंडित के पास या किसी के पास भी जाता है. अगर उसको नहीं है तो आप कितना भी उसको फोर्स कर लो वो नहीं आता है आपके पास. So first of all, a person coming to us, we have to see that he believes in this. He will follow blindly what you will say. हाँ, कोई कभी कभार ऐसा आता है कि आपने उसको रेमेडीज, देन यू हैव टू रीड द माइंड ऑफ दैट पर्सन. यू हैव टू सी कि भाई ये इंसान रेमेडीज कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब भी उनसे आप बात करने का स्टार्ट करते हो ना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपकी रेमेडीज करेगा कि नहीं. और कभी कभी आपको समझ में आता है कि भाई इसको कैसी रेमेडीज देंगे कि वो एक्चुअली जाके करेगा. जी. अगर आपने किसी बंदे को घर से बाहर जाके रेमेडीज करने को बता दी, या बहुत सारी ऐसे कि आपको ये टेंपल में जाना है, आपको वो टेंपल में जाना है, तो वो नहीं करेगा. आपने खाली उसको बोल दो आपको सिंपल ये छोटी रेमेडी करनी है तो वो करेगा. आप उसको वो रेमेडी दो तो वो करेगा. बिल्कुल. इट इज़ दैट वे. तो द पर्सन हु विल बिलीव इन अस विल ओनली कम टू अस. दैट्स ट्रू. सो मैम, जब हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, इवन स्पेशली आई वुड से एंटीबायोटिक्स के बारे में, सो मैंने अपनी फैमिली में या इवन काफ़ी केसेस सुने हैं जब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, एक साइड इफ़ेक्ट पड़ा है एंटीबायोटिक्स का. तो उस चीज़ को अगर हम रिलेट करें इन ट्रीटमेंट्स के, इन नए टेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के रिलेटेड, सो आपको क्या लगता है कौन सा कंपैरेटिवली बेटर है? सी हियर वी कैन नॉट कंपेयर एनी टू मोडालिटीज़. एलोपैथी अपनी जगह पे है, नेचुरोपैथी अपनी जगह पे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वो अपनी अपनी जगह पे, सब ट्रीटमेंट्स अपनी अपनी जगह पे है ना. अगर वो एलोपैथी से थक जाता है इंसान तो नेचुरोपैथी में जाता है, उससे थक जाता है तो होम्योपैथी में जाता है, उससे थक जाता है तो दूसरी फोर्थ मोडालिटी में जाएगा. लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि इन सब में घूमने के साथ साथ इफ़ दे ट्राई डिफरेंट मोडालिटीज़, दोज एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ लाइक ट्यूनिंग फॉर्क, like pranic healing, sound healing, that will work faster, will cure faster. क्योंकि सब जगह पे साइड इफ़ेक्ट्स होती है. मेडिसिन्स की डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स होती है, दैट वी कैन नॉट डिनाई, एवरीबडी नोज दैट. बट ये जो मोडालिटीज़ होती हैं उनकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती. स्पेशली ट्यूनिंग फॉर्क में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती हैं. प्राणिक हीलिंग की थोड़ी होती है कि उनको एनर्जी थोड़ी हाई हो गई है तो थोड़ा अनईजीनेस फील होता है, बिकॉज द एनर्जी दैट वी आर रिमूविंग, नेगेटिव एनर्जी दैट वी आर रिमूविंग can cause a little bit of discomfort. But again, those are the controllables. But those are controllable. Controllables, right. वो ऊपर से नहीं गई है, वो बाहर से गई है. So, और ट्यूनिंग फॉर्क की तो मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगी. उनको नींद ज़्यादा आएंगी बिकॉज वी आर रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, तो उनको वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा. उनको रिलैक्स इतना होएगा, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड यू वांट टू स्लीप मोर. तो वैसी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं. जो हीलिंग मोडालिटी, एनर्जी मोडालिटीज़ जो हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हीलिंग्स बोलते हैं, इट इज़ अ न्यू थिंग दैट एवरी पर्सन शुड ट्राई. कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप अपनी जो भी मेडिसिन ले रहे हो, एलोपैथी होने दो, नेचुरोपैथी होने दो, होम्योपैथी होने दो, आयुर्वेदा होने दो, कुछ भी होने दो, उसके साथ साथ ये आप ट्राई करो एनर्जी हीलिंग्स, बिकॉज दैट विल इन्हेंस फास्टर द प्रोसेस ऑफ योर रिकवरी. इट्स एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली, एंड हम रिलेट कर पाते हैं. अभी सबने शायद इसको ट्राई नहीं किया है एंड धीरे धीरे इवॉल्व नहीं हुए इस नए सिस्टम को लेके. बट दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड प्रीवियसली आल्सो, दैट 5% ऑफ पीपल इन इंडिया ओनली नोज अबाउट दिस ट्यूनिंग फॉर्क. ट्रू, आई एग्री. सो you know, to coming up to a platform and telling them please come and see what tuning fork is. See, even I did not know about this before coming into this, before learning this therapy. I also googled it. तो देखा गया कि अपने से ज़्यादा जो चीज़ हम लोग इंडिया में ही बनाते हैं वो फॉरेनर ज़्यादा यूज़ करते हैं. कहीं पे भी आप गूगल में आप टाइप करके देखो, आपको सिर्फ फॉरेनर्स दिखेंगे जो आपको करवा रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं. सो फिलहाल वहाँ तक भी यूरोप यूके में तो ऐसा है कि उन लोग अपने बैग्स में लेके घूमते हैं. सो इट इज़ दैट इफेक्टिव. सो व्हाई नॉट वी इन इंडिया, जो चीज़ अपनी है हम लोग ही ट्राई नहीं करते हैं. बिल्कुल, दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, बिकॉज
हमने अगर हम अपने अर्थशास्त्र पढ़ें या पुराण पढ़ें तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा मेंशन किया गया है जो अब हम इम्प्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज हम वो वेस्टर्नाइजेशन में पहुंच गए जहाँ शायद अब वो वेस्टर्न लोग हमारा कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस जो अब now क्रिएट हो गया. because western people are adopting our culture now से हाँ उसने ऐसा किया तो अभी मेरे को भी ऐसा करना है. So it is yes definitely coming into way. So like I would not say, but ये जो मैं facials कर रही हूँ frequency facial, I am the first one in Mumbai doing it. Okay. So I have one universal bowl where I make a person stand in that and I give vibrations. So vibrations आपके feet से तलवे से आपके सर तक जाता है. तो आपके फुल बॉडी में जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे ब्लॉकेजेस रहेंगे पेन के या स्ट्रेस के या कुछ भी रहने दो तो वो तुरंत निकल जाते हैं. एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से एसोसिएटेड है, बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि पहला जो भी आपको कोई फीलिंग होगा या कुछ तबीयत खराब है या कुछ है वो पैर से शुरू होगा. एंड सी इट इज आल्सो सेड दैट द डिजीजेस डोंट कम इनटू द बॉडी डायरेक्टली. ट्रू. वो पहले अपने आउटर बॉडी में आता है, धीरे धीरे उसको बहुत टाइम लगता है अपना इनर तक पहुंचने के लिए. तो व्हाई नॉट जस्ट एज अ थेरेपी कम एंड जस्ट क्लीन योर ऑरा, डू अ साउंड बाथ, गेट योर ऑरा क्लीन्ड. ऑरा क्लीनिंग करके भी हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं. आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप स्पा जा रहे हो, एक अच्छा आ जाओ ट्यूनिंग फॉक से या साउंड हीलिंग से अपना चक्रा हीलिंग करवा दो, चक्रा बैलेंसिंग करवा दो, यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंस इन योर बॉडी. बिल्कुल. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वाई टू वेट कि भाई मेरे को बीमारी आएगी तभी मैं कुछ करूँगा या करूँगा. दिस इज एक्चुअली बिकम अ नॉर्मल टेंडेंसी. हमारी नॉर्मल टेंडेंसी बन गई है ये कि अब अगर हमारी तबीयत ख़राब होगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे. दैट इज़ द टाइम व्हेन वी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस कि अच्छा हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो नेसेसरी. सो नो हम लोग पढ़ते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Very बट वी डोंट अप्लाई इट. दैट इज़ द इशू. लोग अप्लाई नहीं कर पाते. So here in healing we say that prevention is better than cure. So come Actually. take these therapies, see how effective they are, and you can say कि yes prevention is better than cure. एक्चुअली मैम. सो मैम हम जैसे बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, सो काफ़ी बार हम उसको बोलते हैं कि वो टाइम से एसोसिएटेड है. मैंने काफ़ी बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि यू नो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे फ़ोन आ रहा है तो एक पर्टिकुलर रीज़न होगा फ़ोन करने का. सो इज़ दैट रेलिवेंट एंड इज़ इट रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी? Yes, we can be related to numerology. अभी हम लोग बोलते हैं 11 आर एंजल नंबर्स, 22 आर एंजल नंबर्स, वैसे बहुत सारे होते हैं. बट रिसेंटली व्हाट वी हैव डन इज, अभी फ्यू डेज बैक देयर वाज वन फ़ोन कॉल, 11:42 या कुछ आया था, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया और 11:42 आई जस्ट हैपन टू वॉच यू नो लुक एट द टाइम. तो मैंने 11 + 42 काउंट किया, वो 8 पे टोटल आ रहा था. बिल्कुल. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है. इट वाज अ कंसल्टेंसी कॉल फॉर मी. तो ही वाज शॉक्ड कि मैडम आपको कैसे पता चला. मैंने बोला नहीं भाई मैंने ऐसे ही बता दिया. बट हाँ उनके लिए अजम्पशंस हम बोल सकते हैं, बट मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दिया था. 11 + 42 इज 53, सो 53 से 8 हो गया. तो अगर वैसे ही कोई कॉल 11:30 पे आता था तो मैं समझ जाती थी वो क्यूरियोसिटी कॉल है, उनको या तो जॉब चेंज होगा या तो कोई एडवेंचर रिलेटेड होगा. यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एवरी नंबर हैज़ समथिंग टू टेल यू. तो वो भी हम टाइम से बता सकते हैं, बिकॉज एवरी नंबर नॉट ओनली ऑन योर डेट ऑफ बर्थ बट एवरीवेयर हैज़ समथिंग. आपको घड़ी घड़ी कोई नंबर दिखता है तो वो भी आपको कुछ इंडिकेट करना चाहता है. बिल्कुल. सो a number is definitely playing a very important life in your a very important role in your life. जैसे हम इसके बारे में नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या वो पर्टिकुलर ईयर, जैसे अभी 2024 चल रहा है, द नेक्स्ट ईयर आई मूव एंड स्टेप इनटू, इज इट गोइंग टू हैव द सेम इम्पैक्ट और इज गोइंग टू चेंज? नो सी ये जो हम लोग अभी जेनरिक प्रेडिक्शंस देते हैं कि 2024 था 8 का साल, शनि का साल जो हम सब जानते हैं, वैसे ही 2025 आएगा हनुमान जी का. तो मार्स बोलते हैं जो अग्रेशन का साल रहता है, तो उसमें आपके जितने काम होते हैं वो आप जल्दी से होते हैं या अग्रेशन से करते हैं. वैसे ही लेकिन पर्टिकुलर आपके लिए हम बता जाए तो हम आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका पर्सनल ईयर निकालते हैं.
ओके सो ये साल और आपका पर्सनल ईयर में डिफरेंट होगा, तो उसमें भी इट विल गो फ्रॉम 1 to 9. ओके सो एवरी 9 years देयर इज समथिंग चेंजेस इन योर लाइफ. मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पहला मतलब हम लोग नंबर 1, अगर आपका नंबर जी। फॉर इंस्टेंस हमने कैलकुलेट किया और आपका नंबर 1 आता है हाँ जी फॉर इंस्टेंस, तो हम बोलते हैं उस टाइम पे आपने वो आपकी लाइफ का बीच, अगर फॉर इंस्टेंस आपको किसी कोई भी चीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो जी। आपने वो साल आपका बीज डाला, हाँ जी वो 2024 हो गया. Correct. 25 आपका 2 नंबर आ गया, तो Okay. 25 में वो थोड़ा बढ़ेगा. थोड़ा बढ़ेगा 23, 25, 26, 27 में वो ब्लूम होगा, मतलब वो 3, फ्लरिश 4 हो करेगा गया. बिल्कुल 5 में वो थोड़ा कम होने का चालू होगा. 6, 7, 8 ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल योर हार्ड वर्क, आप जितना हार्ड वर्क करते हो वो कहीं ना कहीं जाके आपका पर्सनल ईयर 3, 4 में 5 में दिखता है. राइट 7 में थोड़ा कम दिखता है, 8 में स्टॉप हो जाता है, 9 में अगर शायद या आपका कहीं कोई बैक बाइटर है या जी। कोई भी सडन कोई भी चेंज आ सकता है. बिल्कुल अगर 1 में यू विल गो अप. ओके सो इट्स लाइक अ साइकिल it's बेसिकली basically Yeah, like a cycle. cycle. वही जैसे हम There is nothing that is steady. बिल्कुल इट्स लाइक एक्चुअली आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, तो मैं उससे रिलेट करूंगा. इट्स लाइक क्रिकेट इज ऑल ऑफ बाउंसर्स एंड सम गुड लेंथ डिलीवरीज एज वेल, सो इट्स लाइक चलता रहेगा, गेम चलता रहेगा. इट्स but लाइक हाँ, हार्ट आप बीट. अगर बोलते हो कि अगर आपने आज कुछ किया 24 में आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपने 2-3 साल कुछ मेहनत ही नहीं की, हालांकि आपको वही मेहनत करनी करनी थी. तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं देख पाओगे. करेक्ट सो इट इज़ ऑल्सो ऑन अस हाउ यू वॉन्ट योर नंबर्स टू वर्क फॉर यू. बिकॉज आखिरकार को वो देख रहा है देख ना रहा है. कि आपने कितनी मेहनत की, उतना ही फल आपको मिलने वाला है. एक्चुअली ट्रू. सो नंबर्स विल टेल यू दैट भाई आपके पास ये पैशन है, आपके पास ये स्किल्स है, लेकिन आपने वो स्किल्स को इन्हेंस नहीं किया, वो स्किल्स को आपने पॉलिश नहीं किया, या आपने हार्ड वर्क नहीं किया, जी. तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क. तो इट्स बेसिकली अगर हम सम अप करें इसको, तो इट्स बेसिकली एवरीथिंग एक अमाउंट के लिए अच्छा है, उसके आगे इट्स ऑल अबाउट मेरी मेहनत और मेरी लगन कितनी है, मैं उस अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए कितना. डॉक्टर ने अपना काम कर दिया. बिल्कुल. अगर आगे आप कैसे उसको आगे लेके जाते हो वो आपके हाथ में है. बिल्कुल मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको दे दिया कि भाई आपके सॉल्यूशंस ये हैं, बिल्कुल आगे आपके हाथ में है कि आप हाउ मच यू विल टेक मेहनत और हाउ मच यू विल फ्लरिश दैट. ट्रू, एक्चुअली वेरी ट्रू. Thank you so much, ma'am. Thank you to Thank be you here. so much. Thank you so much.